का वर्णन करते हैं, क्योंकि मॉडल के लिए यह आसान तरीका है। यह बेहतरीन बिजनेस का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन यह जानने लायक है कि 19वीं शताब्दी की भौतिकी द्वारा भविष्यवाणी की जाने वाली दीर्घकालीन संतुलन एक ऐसा विचार था जिसमें सभी ऊर्जा समान रूप से वितरित की जाती है और सब कुछ आराम के लिए किया जाता है, जिसे ब्रह्मांड का गर्मी से अंत भी कहा जा सकता है। थर्मोडायनामिक्स पर जो कुछ भी आपका विचार है, यह एक शक्तिशाली रूपक है। व्यवसाय में संतुलन का मतलब स्टेसिस है और स्टेसिस का मतलब मौत है। यदि आपका उद्योग प्रतिस्पर्धी संतुलन में है, तो आपके व्यवसाय के अंत से दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ अन्य निर्विवाद प्रतियोगी हमेशा आपकी जगह लेने के लिए तैयार रहेंगे। सही संतुलन उस शून्य का वर्णन कर सकता है जो अधिकांश ब्रह्मांड में है। यह कई व्यवसायों को भी चित्रित कर सकता है, लेकिन हर नई रचना या खोज संतुलन से दूर होती है। आर्थिक सिद्धांत के बाहर वास्तविक दुनिया में हर व्यवसाय वास्तव में इस हद तक सफल होता है कि यह कुछ अलग नहीं कर सकता है। मोनोपोली भी अपवाद नहीं है। मोनोपोली हर सफल व्यवसाय में होती है। टॉल्स्टॉय ने कहा है कि सभी खुश परिवार समान है, प्रत्येक दुखी परिवार अपने तरीके से नाखुश है। व्यवसाय में यह विपरीत है। सभी कामयाब कंपनियां अलग अलग हैं, प्रत्येक एक अनूठी समस्या को हल करके मोनोपोली प्राप्त करती है। सभी असफल कंपनियां समान हैं, वे प्रतिस्पर्धा से बचने में नाकाम रहती है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 4 की ओर। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 4, प्रतिस्पर्धा की विचारधारा। HindiAudiobook.com। क्रिएटिव मोनोपोली का मतलब उस नए उत्पाद से है जो सभी के लिए उपयोगी व निर्माता के लिए लाभदायक हो। प्रतिस्पर्धा का अर्थ है किसी के लिए कोई लाभ नहीं और अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाला। तो फिर लोग प्रतिस्पर्धा को अच्छा क्यों मानते हैं? इसका मतलब यह है कि प्रतियोगिता सिर्फ एक आर्थिक अवधारणा नहीं है कि जिसके आधार पर व्यक्तियों और कंपनियों का बाजार में सौदा होता है। किसी और चीज से अधिक प्रतियोगिता एक विचारधारा है। वह विचारधारा जो हमारे समाज में फैली हुई है और हमारी सोच को विकृत करती है। हम प्रतिस्पर्धा का प्रचार करते हैं, अंतर्मन से इसे आवश्यक मानते हैं और इसके नियमों को लागू करते हैं, और नतीजन हम इसके अंदर खुद को और ज्यादा फंसाते चले जाते हैं। हम जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं, उतना कम लाभ कमाते हैं। यह एक साधारण सत्य है, लेकिन हम सभी को इसे अनदेखा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हमारी शैक्षणिक प्रणाली प्रतिस्पर्धा के हमारे जुनून को चलाती है और इसे हमारे अंदर प्रतिबिंबित करती है। ग्रेड्स स्वयं भी तो प्रत्येक छात्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को एक सटीक पैमाने पर मापने के लिए बनाए गए हैं। ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उच्च स्थान और प्रमाण पत्र मिलते हैं। व्यक्तिगत प्रतिभा और वरीयताओं के बावजूद हम प्रत्येक युवा को वही विषय एक ही तरीके से पढ़ाते हैं। जो छात्र डेस्क पर बैठकर अच्छा नहीं सीखते हैं, उन्हें कमतर महसूस करवाया जाता है, जबकि परीक्षा और असाइनमेंट जैसे पारंपरिक तरीकों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले बच्चे इस अजीब तरह के प्राकृतिक समानता के विपरीत काम करने वाले सिस्टम में अपनी पहचान गढ़ते हैं। और यह तब बदतर हो जाता है जब छात्र इसके उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। उच्च वर्ग के छात्र अपने सपने को पाने के लिए कड़ा कंपटीशन करते हैं और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। उच्च विद्यालयों में मैनेजमेंट और बैंकिंग जैसे पारंपरिक करियर के लिए छात्र आज कंपटीशन के भंवर में पूरी तरह फंस चुके हैं और इसके लिए बहुत महंगी महंगी ट्यूशनें भी रखते हैं। हम खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब मैं छोटा था, तब मैंने अपने आप से यह पूछा था कि 8वीं कक्षा से ही मेरा करियर पाथ सेट कर दिया गया था। मेरे एक दोस्त ने भविष्यवाणी की थी
उसके अनुरूप ही 4 साल बाद मैं स्टैनफोर्ड में पढ़ने के लिए गया और पारंपरिक रूप से स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद मैंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया, जहां मैंने सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धा की। कानून के छात्रों की दुनिया में पुरस्कार स्पष्ट हैं। हर साल हजारों स्नातकों में से केवल कुछ दर्जनों को सुप्रीम कोर्ट में क्लर्कशिप मिलती है। 1 साल के लिए सेंट्रल अपील कोर्ट में क्लर्क लगने के लिए मुझे जस्टिस कैनेडी और स्केलिया के साथ क्लर्कशिप के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जस्टिस के साथ मेरी चर्चा अच्छी तरह चली थी। मैं इस आखिरी प्रतियोगिता को जीतने के बहुत करीब था। मैंने सोचा अगर मुझे क्लर्कशिप मिल गई तो मैं जीवन में सफल रहूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने अपने इस करियर को बर्बाद कर लिया। 2004 में मैं पेपाल के बंद होने के बाद अपने लॉ स्कूल के पुराने दोस्त के पास गया ताकि वो मुझे मेरी एसपल क्लर्कशिप एप्लीकेशन तैयार करने में मदद करे। हमने लगभग 1 दशक से बातचीत नहीं की थी। उसका पहला सवाल यह नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं या इतने लंबे अरसे बाद मिले हैं। इसके बजाय वह चिल्लाया और पूछा, क्या आप क्लर्कशिप खोने से खुश नहीं हैं? हम दोनों ही जानते थे कि जीतने वाली अंतिम प्रतिस्पर्धा मेरे जीवन को बदल देगी। अगर मैं वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क होता तो शायद मैं अपने पूरे करियर में कुछ नया करने की बजाय अन्य लोगों के व्यापारिक सौदों को लिखता और उन्हें तैयार करता। यह कहना मुश्किल है कि यह कितना अलग होगा, लेकिन अवसर लागत बहुत अधिक थी। सभी विद्वानों के पास उनके अतीत में एक अच्छा भविष्य था। युद्ध और शांति। प्रोफेसर अकादमिक कटघरा संस्कृति को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनेजरों को युद्ध और व्यापार एक समान नजर आते हैं। एमबीए के छात्र क्लाउसविट्ज और सनटीजू को कॉपी करते हैं। युद्ध के जैसे शब्द हमारी रोजमर्रा की व्यावसायिक भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम एक सेल्स फोर्स बनाने के लिए हेड हंटर शब्द का प्रयोग करते हैं, जो हमें कैप्टिव बाजार लेने और शिकार करने में सक्षम बनाता है। लेकिन वास्तव में यह प्रतिस्पर्धा है, व्यवसाय नहीं। यह युद्ध की तरह है, कथित रूप से जिसे बहादुर माना जाता है, लेकिन अंततः वह विनाशकारी होता है। लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करते हैं? कार्ल मार्क्स और शेक्सपियर लगभग हर प्रकार के संघर्ष को समझाने के लिए 2 मॉडल प्रदान करते हैं। मार्क्स के अनुसार लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से अलग हैं। कमजोर संपन्न से लड़ता है क्योंकि उसके पास अलग अलग भौतिक परिस्थितियों में पूरी तरह अलग विचार और लक्ष्य होते हैं। मतभेद जितना अधिक होगा, संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। इसके विपरीत शेक्सपियर के लिए सभी लड़ाकों को समान रूप से कम और ज्यादा दिखता है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि उन्हें क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। रोमियो और जूलियट की शुरुआती लाइन पर विचार करें। 2 घर, दोनों गरिमा में समान, दोनों घर एक जैसे, फिर भी वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। आखिरकार वे इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने क्यों लड़ना शुरू किया था। व्यवसाय की दुनिया में कम से कम शेक्सपियर बेहतर गाइड साबित हुए हैं। कंपनी के अंदर लोग अपने सहकर्मियों से और कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों से बाजार प्रतियोगिता में आगे निकलने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। संसार में लोग यह भूल जाते हैं कि उनके अपने क्या मायने हैं और उनके लिए क्या सही है। इसके बजाय बस वो केवल अपने प्रतिद्वंदियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए वास्तविक दुनिया में शेक्सपियर मॉडल का परीक्षण करें। रोमियो और जूलियट के आधार पर केट्स और स्मिथ नामक एक प्रोडक्ट की कल्पना करें। मोंटे को माइक्रोसॉफ्ट मानते हैं और कैपलेट को गूगल मान लेते हैं। अल्फा युद्ध द्वारा संचालित 2 महान परिवार उनकी समानता के कारण उत्पन्न संघर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। संघर्ष पहले केवल दिखने में अपरिहार्य लगता है, वास्तव में यह पूरी तरह से टालने योग्य था। ये दोनों परिवार अलग अलग स्थानों से आए थे। मोंटेक हाउस ने ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। हाउस ऑफ कैपलेट ने
सर्च इंजन बनाया था। इनमें आपस में लड़ने के लिए क्या था? जाहिर है बहुत सारे। स्टार्टअप के रूप में प्रत्येक कंपनी स्वतंत्र रूप से समृद्ध होना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बढ़ना शुरू किया वैसे ही एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। परिणाम विंडोज बनाम क्रोम ओएस, बिंग बनाम गूगल सर्च, एक्सप्लोरर बनाम क्रोम, ऑफिस बनाम डॉक्स और सरफेस बनाम नेक्सस। इस युद्ध के कारण मॉन्टेग और कैपुलेट्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के प्रभुत्व की लागत थी। इसी बीच एप्पल आया और उन सभी को पीछे छोड़ दिया। जनवरी 2013 में एप्पल का मार्केट कैपिटलिज्म $500 बिलियन था, जबकि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों का इकट्ठा मार्केट कैपिटल $467 अरब का था। सिर्फ 3 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट और गूगल एप्पल की तुलना में बड़ी फर्में थी। युद्ध यानी कंपटीशन एक महंगा व्यापार है। प्रतियोगिता पुराने अवसरों पर अधिक जोर देने का कारण बनती है। जिन चीजों ने अतीत में काम किया है उनकी केवल हम नकल बनाते हैं। आइए हम हाल ही में बने मोबाइल क्रेडिट कार्ड रीडर का विचार करें। अक्टूबर 2010 में स्क्वायर नामक स्टार्टअप ने एक छोटा सफेद स्क्वायर आकार वाला प्रोडक्ट जारी किया, जो किसी भी क्रेडिट कार्ड को आईफोन के साथ स्वाइप करके पेमेंट स्वीकार करने देता है। मोबाइल हैंडसेट के लिए यह पहला और अच्छा पेमेंट प्रोसेसिंग समाधान था। प्रतियोगी तुरंत इसकी ओर आकर्षित हुए। नेटसेक्यूर नामक एक कनाडाई कंपनी ने अपना खुद का कार्ड रीडर अर्धचंद्रमा आकार में लॉन्च किया। इंट्यूट इसे बेलनाकार आकार में लाया। मार्च 2012 में ईबे की पेपाल इकाई ने अपना खुद का कॉपीकैट कार्ड रीडर लॉन्च किया। यह एक त्रिभुज के आकार में था। इससे यह समझ में आता है कि यह शेक्सपियर काल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि यह पुरातात्विक आकार से बाहर नहीं आ जाते। हमें नकली प्रतिस्पर्धा के खतरे आंशिक रूप से समझा सकते हैं कि सिलिकॉन वैली में एक क्षमता वाले व्यक्ति आज क्यों लाभ में है। यदि आप सामाजिक संकेतों के प्रति कम संवेदनशील हैं तो आप अपने आसपास के हर किसी के समान काम करने की संभावना को कम करते हैं। यदि आप प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बनाने में रुचि रखते हैं तो आप उन गतिविधियों को अकेले आगे बढ़ाने से डरेंगे और इस तरह आप अविश्वसनीय रूप से अच्छा बनेंगे। फिर जब आप अपने कौशल से कुछ शुरू करते हैं तो आप दूसरों के मुकाबले अपनी संभावना को कम आंकते हैं। इससे आपको स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा करने वालों से बचाया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा लोगों को अवसर के प्रति भ्रमित करती है जहां कोई भी अस्तित्व नहीं है। बूम 1990 के समय ऑनलाइन पालतू जानवरों के स्टोर बाजार में भयंकर प्रतिस्पर्धा थी। यह pets.com बनाम petstore.com बनाम petopia.com व और भी दर्जनों उदाहरण थे। प्रत्येक कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित करने के साथ साथ खुद भी अपने काम के प्रति भ्रमित थी। कुत्ते के खिलौने ज्यादा मुनाफा दे रहे थे। कौन सर्वश्रेष्ठ सुपर बाउल विज्ञापन बना सकता है? ये कंपनियां पूरी तरह से इस सवाल में खो गई कि ऑनलाइन पालतू जानवर आपूर्ति बाजार सही जगह है भी या नहीं। जीतना हारने से बेहतर है, लेकिन जब कोई युद्ध लड़ने योग्य ही न हो तो हर कोई हार जाता है। इस .com दुर्घटना के बाद pets.com की $300 मिलियन निवेश पूंजी गायब हो गई। दूसरे समय में प्रतिद्वंदिता सिर्फ अजीब और विचलित थी। लैरी एलिसन, ओरेकल के सह संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और टॉम साइबेल, ओरेकल के टॉप सेल्समैन, जो 1993 में साइबेल सिस्टम स्थापना से पहले दोनों के बीच शेक्सपियर के द्वारा बताया गया संघर्ष चल रहा था। एलिसन का विश्वास साइबेल के विश्वासघात के बाद से उठ गया था। साइबेल अपने पूर्व मालिक की छाया से ही नफरत करता था। दो इंसान मूल रूप से समान और मेहनती थे, जो बेचने से प्यार व नुकसान से नफरत करते थे। इसलिए वे आपस में एक दूसरे से घृणा करते थे। एलिसन और साइबेल ने 90 के दशक की दूसरी छमाही में एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश की। एक समय तो एलिसन ने साइबेल के मुख्यालयों में
आइसक्रीम सैंडविच के लोडेड ट्रक भेज दिए ताकि सीबेल के कर्मचारियों को अपने लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश की जा सके। उनके रैपर पर लिखा था, गर्मी निकट है, ओरेकल यहां है, अपने करियर को उज्जवल करने के लिए आइए। आश्चर्यजनक रूप से ओरेकल ने जानबूझकर दुश्मनों को जमा किया। एलिसन का सिद्धांत यह था कि दुश्मन होना हमेशा के लिए अच्छा होता है, जब तक कि यह खतरनाक न दिखने लगे, जब तक कि कंपनी को धमकी देने जितना बड़ा न हो जाए। 1996 में इन्फॉर्मेटिक नामक एक छोटी डेटाबेस कंपनी ने ओरेकल के रेडवुड शोरेस मुख्यालय के पास एक बिलबोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, चेतावनी, डायनासोर क्रॉसिंग। उत्तर के बाउंड्री मार्ग पर एक और सूचना लिखी थी, आपने रेडवुड को पास किया है, जिसे हमने भी किया था। ओरेकल ने भी एक बिलबोर्ड लिखा था जो बताता था कि इन्फॉर्मेटिक का सॉफ्टवेयर घोंघे से भी धीमा था। फिर इन्फॉर्मिक्स सीईओ फिल वाइट ने व्यक्तिगत हमला करने का फैसला किया। जब वाइट ने जाना कि लैरी एलिसन ने जादुई सामुराई चलाना सीखा था, तो उसने ओरेकल के लोगों को एक टूटी हुई सामुराई तलवार के साथ चित्रित करने वाला एक नया बोर्ड लगवा दिया। यह विज्ञापन ओरेकल को एक कंपनी के रूप में भी नहीं मानता था, यह एलिसन पर व्यक्तिगत हमला था। लेकिन शायद वाइट ने प्रतियोगिता के बारे में चिंता करने में कुछ अधिक समय लगा दिया। वह बिलबोर्ड बनाने में व्यस्त था। तब इन्फॉर्मिक्स बड़े पैमाने पर अकाउंट घोटाले में फंस गया और वाइट ने जल्दी अपने आप को सिक्योरिटीज धोखाधड़ी के जुर्म में संघीय जेल में पाया। यदि आप प्रतिद्वंदी को हरा नहीं सकते हैं तो विलय करना बेहतर हो सकता है। मैंने 1998 में अपने सह संस्थापक मैक्स लेविनिन के साथ कन्फिनिटी की शुरुआत की। जब हमने 1999 के अंत में पेपाल उत्पाद जारी किया तो एलन मस्क का X.com हमारी एडी तक था। हमारी कंपनियों के कार्यालय पालो आल्टो में यूनिवर्सिटी एवेन्यू के अलावा 4 अन्य ब्लॉक में थे और X के उत्पाद ने हमारे फीचर को प्रतिबिंबित किया है। 1999 के अंत तक हम पूरी तरह से युद्ध में थे। पेपाल में हम में से कई ने 100 घंटे तक साप्ताहिक काम किया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह काम प्रतिकूल था। इनका फोकस उद्देश्य पर नहीं बल्कि X.com को हराने पर था। हमारे इंजीनियरों में से एक ने वास्तव में इस उद्देश्य के लिए एक बम तैयार किया था। जब उन्होंने एक टीम मीटिंग में इसे योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया, तब पता चला कि उनकी अत्यधिक नींद की कमी का कारण क्या था। लेकिन फरवरी 2000 में एलन और मैं तेजी से बढ़ते तकनीकी बूम के बुलबुले से डर गए थे। हम एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि एक वित्तीय दुर्घटना हम दोनों को हमारी लड़ाई खत्म होने से पहले ही बर्बाद कर देगी। हम मार्च के शुरू में एक कैफे में मिले जो लगभग हमारे कार्यालयों के पास ही था। तब हमने 50-50% पर विलय की बातचीत की। प्रतिद्वंदिता के कारण विलय से पहले अपने आप को कम आंकना आसान नहीं था, लेकिन जहां तक बात समस्याओं की थी उनके चलते यह अच्छा था। हम संयुक्त टीम के रूप में .com दुर्घटना से बाहर निकलने और फिर से एक सफल व्यवसाय बनाने में कामयाब रहे। कभी कभी आपको लड़ना पड़ता है। आपको लड़ना और जीतना चाहिए, कोई और विकल्प नहीं है और न ही आप इसमें कोई दांव चल सकते। तो कड़ी मेहनत करें और इसे जल्दी खत्म करें। इस सलाह का पालन करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपका गर्व और सम्मान रास्ते में आ सकता है। महानता का मतलब है कि अंडे के छिलके सरीखे कारणों के लिए भी इच्छा से लड़ना। चीजों के लिए कोई भी लड़ता है। सच्चे हीरो अपने व्यक्तिगत सम्मान को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि वे उन चीजों के लिए लड़ेंगे जिनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दोहरा तर्क मानव प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन यह व्यापार में विनाशकारी है। यदि आप प्रतिस्पर्धा को एक विनाशकारी फोर्स के रूप में देखते हैं तो आप अधिक समझदार हैं। अगला अध्याय एक मोनोपोली व्यवसाय बनाने के लिए स्पष्ट सोच विकसित करने के बारे में है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आइए चलते हैं अध्याय 5 की ओर। आपका दिन शुभ हो।
अध्याय 5 अंतिम लाभ hindiaudiobook.com। प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता आपको एकाधिकार प्रदान करती है, लेकिन भविष्य में एकाधिकार यानी मोनोपोली ही एक महान व्यवसाय है। ट्विटर के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी के मूल्य की तुलना करें। दोनों कुछ हजार लोगों को रोजगार देते हैं और लाखों लोगों तक समाचार पहुंचाते हैं। लेकिन जब ट्विटर 2013 में सार्वजनिक हुआ तो इसका मूल्य 24 अरब डॉलर था, जो टाइम्स के बाजार पूंजीकरण के मुकाबले 12 गुना अधिक। हालांकि टाइम्स ने 2012 में 133 मिलियन डॉलर कमाए, जबकि ट्विटर ने पैसा खो दिया। ट्विटर के लिए विशाल प्रीमियम क्या बताता है? जवाब कैश फ्लो है। यह पहली नजर में विचित्र लगता है कि टाइम्स लाभ में था जबकि ट्विटर घाटे में था, लेकिन भविष्य के एक महान व्यवसाय को कैश फ्लो उत्पन्न करने की क्षमता वाले के रूप में परिभाषित किया जाता है। निवेशकों को उम्मीद है कि अगले दशक में ट्विटर मोनोपोली लाभ हासिल करेगा, जबकि समाचार पत्रों की मोनोपोली के दिन खत्म हो गए। कहा गया है कि आज के व्यापार का मूल्य भविष्य के कमाए गए सारे धन का योग है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल की तुलना में कम विकास करने वाले व्यवसायों और उच्च वृद्धि करने वाले स्टार्टअप के बीच का अंतर सबसे महत्वपूर्ण है। कम वृद्धि करने वाले व्यवसायों का अधिकांश मूल्य निकट अवधि में है। एक पुराना इकोनॉमिक बिजनेस अपने करंट कैश फ्लो को 5 या 6 साल तक बनाए रख सकता है। हालांकि करीबी फर्म को इसके मुनाफे में प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। नाइट क्लब्स या रेस्तरां इसके अच्छे उदाहरण हैं। इनमें सफल लोग आज धन एकत्र कर सकते हैं, लेकिन अगले कुछ सालों में उनके कैश फ्लो शायद कम हो जाएंगे, जब ग्राहक नए और ट्रेंड रियर विकल्पों की ओर मुड़ जाते हैं। प्रौद्योगिकी कंपनियां अपोजिट ट्रांजेक्टरी का प्रयोग करती है। वे अक्सर पहले कुछ वर्षों के लिए नुकसान सहती है। वैसे भी मूल्यवान चीजों को बनाने में समय लगता है और इसका मतलब रेवेन्यू में देरी है। अधिकांश तकनीकी कंपनियों का मूल्य भविष्य में कम से कम 10 से 15 वर्ष तक लाभ कमाने लगेगा। मार्च 2001 में पेपॉल ने अभी तक लाभ नहीं कमाया था, लेकिन हमारे रेवेन्यू सालाना 100% तक बढ़ रहे थे। जब मैंने अपने भविष्य के कैश फ्लो का अनुमान लगाया तो मैंने पाया कि कंपनी का वर्तमान मूल्य 75%, जो कि साल 2011 और उसके बाद में उत्पन्न मुनाफे से होगा, और मुश्किल से केवल 27 महीनों के लिए कारोबार में रहने वाली कंपनी के लिए यह विश्वास करना कठिन था। लेकिन यह कम आकलन के रूप में सामने आया। आज पेपाल सालाना लगभग 15% की दर से आगे बढ़ता जा रहा है, जो एक दशक पहले के डिस्काउंट रेट से कम है। अब यह प्रतीत होता है कि कंपनी का अधिकांश मूल्य 2020 और इसके बाद आएगा। लिंक्डइन एक ऐसी कंपनी का अच्छा उदाहरण है जिसका मूल्य दूर भविष्य में मौजूद है। 2014 की शुरुआत में इसका बाजार पूंजीकरण 24.5 बिलियन डॉलर था, जो कि 1 अरब डॉलर से कम रेवेन्यू वाली कंपनी के लिए बहुत अधिक था, और जिसकी 2012 में शुद्ध आय केवल 21.6 मिलियन डॉलर थी। आप इन नंबरों को देख सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निवेशक क्रेजी हो गए हैं। लेकिन जब आप लिंक्डइन के अनुमानित फ्यूचर कैश फ्लो पर विचार करते हैं तो यह मूल्यांकन समझ में आता है। भविष्य के मुनाफे का महत्व सिलिकॉन वैली में भी अनुमानित है। एक कंपनी के मूल्यवान होने के लिए इसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कई उद्यमी केवल अल्पकालीन विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके पास यह बहाना होता है कि विकास को मापना आसान है, लेकिन स्थायित्व को मापा नहीं जा सकता, जो साप्ताहिक आंकड़ों, मासिक राजस्व लक्ष्यों और त्रैमासिक कमाई रिपोर्ट से ही प्रभावित रहते हैं। हालांकि आप उन संख्याओं को अनदेखा कर सकते हैं, कठिन से कठिन समस्याओं को नजरअंदाज कर सकते हैं, जो आपके व्यवसाय के स्थायित्व को खतरे में डाल देते हैं। उदाहरण के लिए, लंबी अवधि की चुनौतियों से जिंगावे ग्रुपन प्रबंधकों और निवेशकों दोनों ने तेजी से अल्पकालीन वृद्धि की है। जिंगा ने फार्मविले जैसे खेलों के साथ
शुरुआती जीत दर्ज की और नई रिलीज को गहराई से और नए रिलीज को साइकोमेट्रिक इंजन बनने का दावा किया, लेकिन हॉलीवुड स्टूडियो के सामने समान समस्या के साथ दोनों समाप्त हो गए। आप विकृत श्रोताओं के लिए लोकप्रिय मनोरंजन की लगातार स्ट्रीम कैसे बना सकते हैं, कोई भी नहीं जानता। ग्रुपन ने सैकड़ों हजारों स्थानीय व्यवसायों के बीच तेजी से विकास किया, लेकिन उन ग्राहकों के रिपीट ग्राहक बनने के लिए ग्राहक को राजी करना उनके विचार से कठिन था। यदि आप अन्य सभी को छोड़ निकट अवधि के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह करना चाहिए, क्या यह व्यवसाय अभी भी 1 दशक तक चलेगा? अकेले नंबर आपको जवाब नहीं देंगे। इसके बजाय आपको अपने व्यापार की गुणात्मक विशेषताओं के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। मोनोपोली की विशेषताएं। भविष्य में बहुत बड़े कैश फ्लो वाली कंपनी किस तरह दिखती है? प्रत्येक मोनोपोली यूनिक है, लेकिन उनमें आमतौर पर कुछ साझी विशेषताएं होती है, जैसे मालिकाना टेक्नोलॉजी, नेटवर्क प्रभाव, अर्थव्यवस्था के पैमाने और ब्रांडिंग। व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई भी सूची नहीं होती, वह मोनोपोली के लिए भी कोई शॉर्टकट उपलब्ध नहीं है। हालांकि आगे बताई गई विशेषताओं के अनुसार आप अपने व्यवसाय का विश्लेषण करके इसे टिकाऊ बनाने के तरीके के बारे में जान सकते हैं। पहला, मालिकाना प्रौद्योगिकी। मालिकाना टेक्नोलॉजी कंपनी के पास सबसे वास्तविक लाभ होती है, क्योंकि यह आपके उत्पाद की नकल को मुश्किल या कहीं असंभव बनाती है। उदाहरण के लिए, गूगल की सर्च एल्गोरिदम किसी और के मुकाबले बेहतर परिणाम देता है। बेहद कम समय में पेज लोड व अत्यधिक सटीक ऑटो सर्च परिणाम देने वाली टेक्नोलॉजी उत्पाद को मजबूती और रक्षाशीलता प्रदान करती है। किसी और के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, जो साल 2000 के दशक में गूगल ने अन्य सभी सर्च इंजन कंपनियों के साथ किया। थंब रूल के अनुसार बेहतर मोनोपोली के लिए मालिकाना टेक्नोलॉजी अपने निकटतम विकल्प से कम 10 गुना बेहतर होती है। इसके अलावा किसी भी तकनीक में सुधार करके पाए गए परिणाम को विशेष रूप से पहले से भीड़ भरे बाजार में बेचना मुश्किल होगा। 10x यानी उत्कृष्ट परिणाम के लिए सुधार करने का सबसे स्पष्ट तरीका है कुछ नया आविष्कार करना। यदि आप एक मूल्यवान तकनीक बनाते हैं जो पहले से उपलब्ध न हो, तो मूल्य में सैद्धांतिक रूप से अनंत वृद्धि होगी, जैसे नींद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दवा या गंजेपन को दूर करने के लिए इलाज। निश्चित रूप से यह मोनोपोली बिजनेस बनाने में बेहतरीन कदम साबित होगा। या फिर आप पहले से उपलब्ध उत्पादों को मूल रूप से बेहतरीन बना दें, जो 10x तक बेहतर हो जाएं, तो आप अपने आप ही प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देते हैं। उदाहरण के लिए, पेपाल ने ईबे से कम 10 गुना बेहतर खरीदारी और बिक्री की। खरीदारी के लिए चेक भेजने और 7 से 8 दिनों तक सामान का इंतजार करने की व्यवस्था को पेपाल ने समाप्त कर दिया और अब खरीदारों को तुरंत भुगतान करने का विकल्प दिया। विक्रेताओं को तुरंत उनकी पेमेंट मिलने लगी और चेक के विपरीत उन्हें फंड जल्दी से और सही समय पर मिलने लगे। अमेज़न ने अपने पहले 10x सुधार को विशेष रूप से देखने योग्य बनाया। उन्होंने कम से कम 10 गुना किताबें किसी भी अन्य किताबों की दुकान से ज्यादा पेश की। 1995 से लॉन्च होते ही अमेज़न पृथ्वी की सबसे बड़ी किताबों की दुकान होने का दावा कर सकता था, क्योंकि खुदरा किताबों की दुकान के विपरीत अमेज़न 1 लाख किताबें बेच सकती है। अमेज़न को भौतिक रूप से किसी भी पुस्तक को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी कोई ग्राहक आपूर्तिकर्ता से पुस्तक का अनुरोध करता था, तो आपूर्तिकर्ता ग्राहक को सीधे पुस्तक भेज देता था। यह क्वांटम सुधार इतना प्रभावी था कि अमेज़न के आईपीओ आने से 3 दिन पहले एक बहुत ही दुखी बार्न्स एंड नोबल ने मुकदमा दायर किया और दावा किया था कि अमेज़न खुद को धोखे से बुक ब्रोकर कहता है। आप बेहतर यूनिक डिजाइन के माध्यम से 10x सुधार भी कर सकते हैं। 2010 से पहले टैबलेट कंप्यूटिंग इतनी खराब थी